नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत जून माह के दौरान जब राज्य की राजनीति में काफी बड़ा उलटफेर हुआ था और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे द्वारा अपने समर्थक शिवसेना व निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर शिवसेना सहित राज्य की तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत की गई थी, तो शिवसेना की अग्रिम पंक्ति वाले नेताओं में शामिल रहने वाले सेना नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने भी अपने बेटे व पूर्व विधायक अभिजीत अडसुल के साथ मिलकर शिंदे गुट का दामन थामा था, जिसकी एवज में अब अडसुल पिता पुत्र में से किसी एक को शिंदे गुट की ओर से विधान परिषद में राज्यपाल नामित सदस्य के तौर पर मौका दिया जा सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि शायद पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को राज्यपाल नामित सदस्य के तौर पर राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन विधान परिषद में भेजा जा सकता है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में अभिजीत अडसुल को दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में शिंदे गुट की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया जा सकता है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल विधान परिषद सदस्य बनने से इनकार करते हैं तो उनके पुत्र अभिजीत अडसुल को राज्यपाल नामित विधायक बनाया जाएगा और आनंदराव अडसुल के लिए राज्यसभा का रास्ता खोला जाएगा। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होता है, इस ओर राजनीतिक क्षेत्र की निगाहें लगी हुई हैं। अमरावती शहर व जिले के साथ ही राज्य सहित देश में सनसनी व खलबली मचा देने वाले उमेश कोल्ले हत्याकांड में वांछित रहने वाले शमीम उर्फ फिरोज अहमद नामक फरार आरोपी को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अब एक नया दांव चलाया गया है, जिसके तहत उमेश कोल्ले हत्याकांड के बाद से यानी विगत 2-2.5 माह से लगातार फरार रहने वाले शमीम अहमद के सिर पर एनआईए ने 2 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति शमीम अहमद के बारे में पुख्ता जानकारी देगा उसे 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। याद दिला दें कि विगत 21 जून की रात करीब 9:30 बजे के आसपास प्रभात चौक से श्याम टॉकीज की ओर जाने वाले रास्ते पर यानी घंटाघर वाली गली में उमेश कोल्ले की उस समय गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जब उमेश कोल्ले अपना मेडिकल प्रतिष्ठान बंद करने के उपरांत अपनी दुपहिया पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। उमेश कोल्ले की हत्या एक टीवी न्यूज चैनल के दौरान विवादास्पद धार्मिक टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप पर एक पोस्ट शेयर करने के चलते की गई थी। राज्य में इस समय जानवरों में लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी फैल रही है, जिसके चलते अब तक 338 गांवों में 2464 जानवर इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में राज्य के पशु संवर्धन विभाग द्वारा इस बीमारी के संक्रमण को रोकने हेतु प्रभावी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत 16 लाख से अधिक प्रतिबंधक टीके उपलब्ध करा लिए गए हैं, जिनके जरिए अब तक 5 लाख से अधिक जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस आशय की जानकारी देने के साथ ही राज्य पशु संवर्धन विभाग के आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह द्वारा बताया गया है कि अगले सप्ताह तक 50 लाख टीके और भी उपलब्ध हो जाएंगे। उधर राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लंपी डिसीज की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अफसरों को दिए। उन्होंने लंपी से नुकसान भरपाई की घोषणा भी की, जिसके लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का ऐलान किया गया। लंपी डिसीज के नियंत्रण हेतु आवश्यक टीका, दवाई व साधन सामग्री के लिए सभी जिलों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस समय राज्य के अन्य जिलों की तरह अमरावती जिले में भी लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी का जानवरों में प्रभाव देखा जा रहा है और जिले के 12 गांवों में 320 पशुओं को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है। हालांकि अधिकांश जानवर उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने की जानकारी पशु संवर्धन उपायुक्त द्वारा दी गई है। जिले में लंपी डिसीज नामक बीमारी के प्रादुर्भाव को देखते हुए जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के साथ ही बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए पशुओं को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा अमरावती जिले को 20,000 टीके प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से एक सप्ताह के भीतर 6,000 पशुओं का टीकाकरण करने का नियोजन किया गया है। इससे पहले अमरावती जिले के धारनी, चिखलदरा व अचलपुर इन 3 तहसील क्षेत्र के करीब 12 गांवों में लंपी डिसीज नामक बीमारी के संक्रमण का असर देखा जा रहा था, लेकिन अब इस बीमारी का संक्रमण चांदूर बाजार तहसील के खराला गांव तक पहुंच गया है, जहां पर करीब 30 जानवर लंपी स्किन डिसीज के संक्रमण की चपेट में बताए जा रहे हैं। ऐसे में चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र के सभी पशुपालकों में चिंता की अच्छी खासी लहर है। चांदूर बाजार तहसील के खराला गांव में 30 जानवरों के लंपी स्किन डिसीज से संक्रमित रहने के बावजूद चांदूर बाजार तहसील के वैद्यकीय पशुधन अधिकारी द्वारा जानवरों का बाजार बंद करने का निर्देश बाजार समिति प्रशासन को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से रविवार को हमेशा की तरह पशु बाजार लगा, जिसमें कई पशुपालक अपने सैकड़ों जानवरों को लेकर पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने पशुधन विभाग के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही चांदूर बाजार व अचलपुर तहसील सहित समूचे जिले के लिए प्रतिबंधात्मक वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु पशुधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधा, जिसके बाद अमरावती जिले के लिए 40,000 वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, जिसमें से अचलपुर तहसील को 8,000 व चांदूर बाजार तहसील को 5,000 वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया गया।
जिले में विगत 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके तहत नांदगांव, खंडेश्वर, चांदू रेलवे व धामनगांव रेलवे इन 3 तहसील क्षेत्रों में बादल फटकर अतिवृष्टि होने जैसे हालात रहे। इसके अलावा जिले के अन्य तहसील क्षेत्रों में भी लगातार होती बारिश की वजह से चारों ओर जल जमाव वाली हालात बने। आसमान से लगातार बरसते पानी की वजह से जिले के सभी बांधों में जल स्तर बड़ी तेजी से ऊंचा उठा, जिसके चलते अपर वर्धा बांध सहित पूर्णा प्रकल्प, वरुड़ बगाजी तथा शाहनूर बांध के दरवाजों को खोलकर जल निकासी करनी पड़ी। ऐसे में पहले से ही उफान पर रहने वाले नदी नालों में और भी तेज बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नदी नालों के किनारे रहने वाले रिहायशी इलाकों तथा खेत खलिहानों में बाढ़ का पानी जा घुसा। इससे कई घरों व खेतों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिर जाने के चलते कई गाँवों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क टूट गया। ऐसे में जिला आपत्ति व्यवस्थापन पथक की अलग अलग टीमों द्वारा बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को वहां से सकुशल निकालते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया गया। मूसलाधार बारिश के लिहाज से अगले 24 घंटे स्थिति और भी चिंताजनक रह सकती है, क्योंकि प्रादेशिक मौसम विभाग द्वारा विदर्भ क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसमें भी विशेष रूप से पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के जिलों हेतु प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सभी जिला प्रशासनों द्वारा जिला आपत्ति व्यवस्थापन पथकों सहित बांध प्रशासनों को पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को लिखे गए पत्र में कहा कि विगत जुलाई माह के बाद से अमरावती जिले में कई बार अतिवृष्टि व बाढ़ वाली स्थिति बनी, जिससे खेत खलिहानों व फल बागानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। किंतु उस समय अचलपुर तहसील क्षेत्र में बारिश का प्रमाण कम रहने के चलते नुकसान कम हुआ था, किंतु इन दिनों अचलपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ व बारिश की वजह से काफी अधिक नुकसान हुआ है। अतः इस तहसील क्षेत्र के किसानों के नामों का समावेश क्षतिपूर्ति मुआवजे की सूची में किया जाए। विगत 15 दिनों से अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते अब तक अल्प प्रमाण में रहने वाले डेंगू के मरीजों की संख्या अच्छी खासी बढ़ती नजर आ रही है। इस समय तक अमरावती जिले में 224 संदिग्ध मरीजों में से 49 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। खाबड़बिचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा परसों गुरुवार 15 सितंबर को बड़ी धूमधाम के साथ विदर्भ के राजा के रूप में स्थापित भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा का विसर्जन करने हेतु शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो 15 सितंबर की दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात करीब 10 बजे तक चलेगी। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों भाविक श्रद्धालु शामिल होंगे और इस शोभा यात्रा में ढोल पथक, दिंडी व झांकियों का भी समावेश रहेगा। इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस द्वारा 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक कुल 7 घंटों के दौरान शहर के प्रमुख रास्तों से होने वाले आवागमन में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को भेंट देते हुए वहां पर अलग अलग रूपों व झांकियों के साथ विराजित विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अर्चना की। आगामी 16 सितंबर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे विदर्भ क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान 21 व 22 सितंबर को राज ठाकरे अमरावती आएंगे। पता चला है कि राज ठाकरे अमरावती के लिए कोई विशेष योजना लेकर आ रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों में अच्छा खासा उत्साह है। लंबे समय बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार 2 दिनों तक अमरावती में ठहरेंगे, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने धारणी तहसील प्रशासन के साथ एक बैठक करते हुए धारणी के गजानन महाराज मंदिर से लेकर आदिवासी भवन तक कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के मामले को लेकर गंभीरतापूर्वक चर्चा की और 8 दिन के भीतर परिसर के अतिक्रमण को हटाने का अल्टीमेटम भी दिया। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा संस्था के तौर पर जानी जाती श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के पंचवार्षिक चुनाव में रिकॉर्ड 490 वोट लेकर अच्छी खासी जीत दर्ज करने वाले और अपने कंधों पर अध्यक्ष पद के दावेदार हर्षवर्धन देशमुख के प्रगति पैनल को विजयी बनाने वाले हेमंत कालमेघ ने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता दादा साहब कालमेघ के कार्यों और संस्कारों को दिया। शिवाजी शिक्षा संस्था के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए हेमंत कालमेघ ने कहा कि वे संस्था के आजीवन सदस्यों के प्रति पूरा आदर्श, प्रेम और सम्मान का रिश्ता रखते हैं और आजीवन सदस्यों द्वारा भी उन्हें अपना बेटा माना जाता है। इसी बात के चलते उन्हें पहली पसंद के 490 वोट प्राप्त हुए हैं। हमको भी इस बात का मलाल है, ये भी ख्याल में रखनी चाहिए कि गत चुनावों में 5-5, 6-6 पैनल हुआ करते थे। कम से कम 6 पैनल से हम 2 पैनल पे आए हैं, तो इसे भी उपलब्धि माना जाए। और इस चीज़ का हमें भी मलाल है कि इस बार चुनाव हुए, क्योंकि मैं ये मानने वालों में से हूँ कि शायद माननीय उपाध्यक्ष जी नरेश चंद्र जी अगर उसी पद पर कंटिन्यू करते थे तो कोई दूसरा उम्मीदवार शायद ही लड़ता था।
महानगर पालिका में ठेके पर मानव संसाधन लेने संबंधित 29 करोड़ रुपए के महाटेंडर को लेकर बड़ी हलचल मची है, जिसे लेकर सिटी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही इस संदर्भ में पुलिस ने महानगर पालिका प्रशासन से पत्र व्यवहार भी किया है। रंगोली के माध्यम से बेहद सुंदर कलाकृति बनाकर अपना नाम कमाने वाली अमरावती शहर की अंतर्राष्ट्रीय रंगोली कलाकार माधुरी सुधा ने अपने 17 सहयोगियों के साथ मिलकर एक और बड़ा इवेंट आयोजित करने का संकल्प किया है। यह इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर के उपलक्ष्य में होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस उपलक्ष्य में 75 रंगोलियां उकेरी जाएंगी। यह कार्यक्रम गुरुवार 15 सितंबर को सुबह 10 बजे आरंभ होगा और शुक्रवार 16 सितंबर को सुबह 10 बजे मान्यवरों के हाथों इन रंगोलियों का लोकार्पण होगा। सांसद नवनीत राणा पर जिले का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने का आरोप लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड ने पुलिस से उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ब्रिगेड ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास कदापि सहन नहीं किया जाएगा। अमरावती लोकसभा क्षेत्र के जो खासदार है, जिन्होंने जो अमरावती जिला है ये शांतता प्रिय जिला है और संतों की महापुरुषों की भूमि है। डॉक्टर भाऊ पंजाबराव देशमुख इनकी भूमि है, कर्मभूमि है। संत गाडगे महाराज, संत तुगड़ोजी महाराज, ऐसे संतों और महापुरुषों की शांतता प्रिय जिले को कहीं तो भी बदनाम करने का एक षड्यंत्र जनप्रतिनिधियों द्वारा चल रहा है। इस षड्यंत्र पे कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, ऐसी हम 3 संगठनों की मांग है। राज्य सरकार ने वन्य जीव बोर्ड के सभी 13 सदस्यों की नियुक्ति रद्द कर दी है, जिनमें अमरावती के किशोर रिठे का भी समावेश है। शहर के अंबागेट परिसर स्थित श्री पंचदीप नवरात्रि महोत्सव समिति द्वारा अपने नवरात्र उत्सव की झांकी के तहत इस बार राजस्थान के हवा महल की हुबहू झांकी का निर्माण करते हुए दुर्गा देवी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। आणि देखावे महल वगैरे म्हणजे चांगले चांगले देखावे अमरावतीत आणि अमरावतीची विशेष म्हणजे ही मूर्ती सगळ्यात मोठी आपल्या जिल्ह्यातली सगळ्यात मोठी उंच मूर्ती अमरावती पंचदीप मंडळाचीच आहे आणि अमरावतीच्या भावी भक्तांना मी आग्रह विनंती करतो की यावर्षी जास्तीत जास्त लोकांनी दर्शन घ्यावे। सकाळी 9 वाजता घटस्थापना होणार आहे, त्यानंतर संध्याकाळी 7 वाजता देखाव्याचं उद्घाटन व देवीची महाआरती होणार आहे। त्यानंतर दिनांक 8 तारखेला देवीचं भव्य विसर्जन ठेवलेलं आहे। 8/10/2022ला विसर्जन मिळून दुपारी 2 वाजता प्रांगणातून निघेल आणि ती गांधी चौक, राजकमल, श्यामटाकीज, जयस्तंभ चौक होते मोसी कॉलला ते देवीचं विसर्जन करणार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव तुकाराम भस्मे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि पार्टी का 3 दिवसीय राज्य अधिवेशन आगामी 18 सितंबर से स्थानीय नेमानी इन में होने जा रहा है, जिसमें बढ़ती महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। साथ ही अधिवेशन से पहले इरविन चौराहे से अधिवेशन स्थल तक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची पक्ष परिषद गेल्या 27 वर्षानंतर आपल्या जिल्ह्यामध्ये पुन्हा होत आहे। कम्युनिस्ट पक्षाच्या चळवळीमध्ये आपला जिल्हा आपल्या माहितीकरता आहेत। कॉम्रेड सुदाम देशमुख यांनी पार्लमेंटमध्ये आपल्या जिल्ह्याचं खासदार म्हणून केलेलं आहे। साईनगर परिसर स्थित तखतमल इंग्लिश हाईस्कूल की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले चैतन्य सिसोदे नामक 13 वर्षीय छात्र की आत्महत्या वाले मामले की जांच करते हुए बडनेरा पुलिस ने तखतमल इंग्लिश हाईस्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों के सेंट्रल रिकॉर्डिंग यूनिट को जब्त करते हुए उसे अपने कब्जे में लिया, जिसके जरिए पुलिस द्वारा स्कूल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आज इस हाईस्कूल के कई शिक्षकों सहित चैतन्य सिसोदे के साथ हमेशा रहने वाले कुछ छात्रों के बयान भी दर्ज किए हैं, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के भाजी बाजार, बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंजनगांव बारी व कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर परिसर से शराब की तस्करी करते समय 3 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के जुआ अड्डे पर छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के सामने ऑटो में सवारी ले जाते समय ऑटो चालक से विवाद करते हुए 3 आरोपियों ने उस तरह से हमला कर उसे घायल करने के बाद 1500 रुपये लूट लिया और भाग गए। पश्चात शेख अकील नामक घायल ऑटो चालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रम्मू, अकील व आसिफ के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। पुरानी बस्ती बडनेरा के बारीपुरा स्थित दोस्ती गणेश मंडल की ओर से बाजीराव पेशवा की वेशभूषा धारण कर झांकी निकाली गई थी, जिसमें असली तलवार का उपयोग किए जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने स्वप्निल संभे व एक अन्य आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जूना धामनगांव के हीरापुर खेत परिसर में खेत का काम खत्म होने के बाद कुएं में तैरने के लिए उतरे 18 वर्षीय आदित्य उइके की कुएं में डूब जाने की वजह से मौत हो गई।
करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में यूनियन बैंक की राजापेट शाखा की जांच कर रही शहर आर्थिक अपराध शाखा पुलिस के दल को ऑडिट रिपोर्ट सौंपी गई है, मगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां पाए जाने के कारण कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने यह ऑडिट रिपोर्ट बैंक के प्रबंधन को वापस लौटा दी। साथ ही इस मामले में आर्थिक लेन देन की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश बैंक प्रबंधक को दिए गए। 12 दिन पहले धामनगांव रेलवे से अचानक लापता हुई नाबालिग लड़की को दत्तापुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में खोज निकाला और उसे सकुशल वापस धामनगांव रेलवे लाया गया। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के गौरखेड़ा गांव में महुए की कच्ची शराब के अड्डे पर चांदू रेलवे पुलिस के दल ने छापा मारा और यहां से बरामद किए गए साहित्य को मौके पर ही नष्ट करते हुए 2 अपराध दर्ज किए गए। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के बाबली में रहने वाले मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद तलहा कासिफ को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यवतमाल में पांडरकौड़ा मार्ग पर उमरी रोड के निकट रविवार की रात 8 बजे के आसपास हुए सड़क हादसे में दुपहिया पर सवार मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों ही मां बेटे अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे, जिन्हें रास्ते में एक पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। अकोला जिले की अकोट तहसील अंतर्गत तांदुलवाड़ी सोनबर्डी के बीच मोहाली नदी के पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहते समय पुल को पार करने का दुस्साहस एक दादा व पोते पर भारी पड़ गया और दोनों ही नदी के तेज बहाव में बह गए। खोजबीन के बाद पुलिया से कुछ ही दूरी पर प्रभाकर लावणे नामक 62 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। वहीं उसके 11 वर्षीय पोते आदित्य लावणे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वाशिम के पंचाला स्थित आयुष वाइन बार में नकली विदेशी शराब तैयार कर उसे बेचे जाने की गुप्त सूचना मिलने पर आबकारी व अपराध शाखा के दल ने छापा मारकर 4.5 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया था। इस मामले में प्रभाकर वानखड़े व उसके बेटे आयुष वानखड़े के खिलाफ फौजदारी के तहत अपराध दर्ज करने के बाद अब आबकारी विभाग ने उनके वाइन बार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की कार्रवाई की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।